किसी भी देश के नागरिकों के विकास के लिए वहां के नागरिकों के लिए हर समय पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता बनी रहे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और खासकर आज के बदलते परिवेश, जैसा कि जलवायु परिस्थितियों में हाल फिलहाल में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो यह विभिन्न देशों के समक्ष एक चुनौती के रूप में खाद्य सुरक्षा की समस्या उभर रही है, जिससे कि न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व प्रभावित हो रहा है। क्योंकि बदलती जलवायु दशाओं ने जो फसल उत्पादन है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो आजादी के बाद से ही खाद्य सुरक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, और इसमें से एक एम.एस. स्वामीनाथन जी का नाम बहुत प्रमुख से लिया जाता है, जो कि हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। तो आज के एपिसोड में मैं सलमान आप सभी का अभिनंदन करता हूं दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में। और आज की जो हमारी वीडियो है एम.एस. स्वामीनाथन जी के ऊपर ही है, क्योंकि ये हरित क्रांति के जनक थे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं कि आज के एपिसोड में वो कौन से पहलू हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है, आखिर कैसे दिलाई स्वामीनाथन ने खाद्य असुरक्षा से मुक्ति। चर्चा के जो बिंदु हैं, सबसे पहले उनमें खबर देखेंगे कि खबर क्या है और ये खबर चर्चा में क्यों है। इसके बाद कौन थे एम.एस. स्वामीनाथन और हरित क्रांति से इनका क्या जुड़ाव था, यानी कि हरित क्रांति और एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति ने कैसे खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों के लिए समाधान किस तरह से हमें सुझाया है, और किस तरह से जो भारत खाद्य सुरक्षा को लेकर के लगभग आत्मनिर्भर सा हो गया है, किस तरह से इसने प्रभावित किया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए जो बढ़ती जनसंख्या है उसके परिदृश्य में क्यों एक बार फिर से हरित क्रांति यानी हरित क्रांति 2.0 की आवश्यकता हमें महसूस हो रही है, इस पर चर्चा करते हुए एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रश्न भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये जो तमाम मुद्दा है, ये जो टॉपिक है हमारा, सामान्य अध्ययन के जीएस पेपर 3 से संबद्ध होता है। खाद्य सुरक्षा जैसे उपखंडों से जोड़ करके हम इसे देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है। खबर जो है इंडियन एक्सप्रेस से आई है। हाउ एम.एस. स्वामीनाथन ट्रिगर्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड हेल्प्ड इंडिया अचीव फूड सिक्योरिटी। तो किस तरह से एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में जो खाद्य असुरक्षा की समस्या थे उससे कैसे मुक्ति दिलाई, ये पूरा टॉपिक है। और ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि कृषि एवं आनुवांशिक वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन जी का 98 वर्ष की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया है। इन्हें देश में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और इनकी मृत्यु के बाद काला नमक धान के जनक डॉक्टर रामचेत चौधरी और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रपौत्र श्री डॉक्टर अशोक जे प्रसाद जी ने शोक व्यक्त करते हुए ये कहा है कि इनकी मृत्यु से एक युग का अंत हो गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सब देखते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन जी कौन थे, यानी कि पहले उनका परिचय जान लेते हैं और फिर हम बात करेंगे कि ये किस तरह से हरित क्रांति से भारत को प्रभावित किया, इन्होंने क्या इन्होंने मुख्य कार्य किया। तो सबसे पहले देखते हैं इनका जो पूरा नाम है, मोनकोम सांबाशिवन स्वामीनाथन, ये इनका पूरा नाम है। और इनका जन्म जो है 7 अगस्त वर्ष 1925 को हुआ था। इन्होंने वर्ष 1966 में मैक्सिको में एक शोध संस्थान के द्वारा विकसित किए गए उन्नत किस्म के गेहूं के बीज की प्राप्ति की, और पंजाब के जो घरेलू किस्म थी उसके साथ मिश्रित करके एक संकर बीज को विकसित किया, जो कि आगे चल के हरित क्रांति के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। और वही वर्ष 1972 में इन्हें पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें और भी कई अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया है। इसकी फेहरिस्त जो है काफी लंबी है, लेकिन हमने यहां पर सिर्फ 2 पुरस्कारों को हाईलाइट किया है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरित क्रांति और एम.एस. स्वामीनाथन का किस तरह से जुड़ाव है। तो पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हरित क्रांति शब्द का मतलब क्या होता है। हरित क्रांति शब्द से आशय ये है कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करते हुए
अच्छे उर्वरकों और रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके गेहूं और चावल जैसी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने को ही हम हरित क्रांति कहते हैं, और यह खासकर विकासशील देशों के संदर्भ में है। वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो एम.एस. स्वामीनाथन जी ने अपने से यह प्रश्न किया कि वह स्वतंत्र भारत में किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये बंगाल में जो अकाल आ पड़ा था, जो सूखा पड़ा था, उसने इनके दिल पर गहरी छाप छोड़ी थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने अध्ययन क्षेत्र को कृषि से संबद्ध करने का निर्णय लिया और इन्होंने यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में कार्य भी किया। यानी कि इनकी जो मंशा हो गई वो कृषि के क्षेत्र में कार्य करके भारत में जो खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियां थी उनसे निपटने, उनसे उनका क्या उचित हल हो सकता है या क्या उचित निदान हो सकता है, इसको बताने के लिए अपने जीवन को इसमें संलग्न कर दिया। तो हरित क्रांति की अगर बात करें, इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1965-66 के आसपास होती है। वर्ष 1960 के दशक और 70 के दशक की बात करें तो इन्होंने खेती में जो नई परिवर्तन देखने को मिला था, इन्हीं के द्वारा देखने को मिला था। यानी कि जो वर्ष 1960 और 70 का दशक था, उस दौरान कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे थे उसमें एम.एस. स्वामीनाथन जी का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। और ये परिवर्तन क्या थे, तो इसमें मुख्य रूप से जो उन्नत किस्म के बीज थे उनका प्रयोग किया जा रहा था। खरपतवार और जो कीटनाशक थे वो अन्य खरपतवारों या परंपरागत जो खरपतवार थे, जो कीटनाशक थे, उनकी अपेक्षा मृदा को कम नुकसान पहुंचा रहे थे। साथ ही साथ जो ये उन्नत किस्म की बीज प्रयोग में लाए जा रहे थे उनकी पैदावार जो परंपरागत किस्म के बीज थे उनसे कहीं ज्यादा थे। और ये परिवर्तन का सुझाव जो है एम.एस. स्वामीनाथन जी के द्वारा ही दिया गया था। तो वर्ष 1965-66 और 1966-67 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में जो प्रति व्यक्ति सालाना खाद्यान्न हमारे पास मौजूद था वो मात्र 151 किलोग्राम था। तो वही इसके वर्ष के आसपास मैक्सिको में इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट रिसर्च सेंटर ने उन्नत किस्म के बीज को विकसित कर लिया था और यह बीज था गेहूं का। और फिलीपींस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने चावल के उन्नत किस्म के बीज का विकास कर लिया था। तो ये जो गेहूं की जो उन्नत किस्म का विकसित बीज था, इसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग जी से संपर्क किया। नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, और इनका भी जब यहाँ पर हरित क्रांति शुरू हुई तो ये यहाँ पर उस इंस्टीट्यूट के निदेशक थे। तो इस तरह से इन्होंने हरित क्रांति में अपना योगदान देते हुए भारत में हरित क्रांति को जन्म दिया, जिससे निसंदेह रूप से आगे के कुछ वर्षों में जो फसल उत्पादन था, खासकर गेहूं और चावल के संदर्भ में हम बात करें तो उसमें अभूतपूर्व विकास देखने को मिलता है। यानी कि इन फसलों का उत्पादन लगभग दुगना हो गया था और कहीं कहीं पर तो दुगने से भी ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखें कि कुछ समय बाद, क्योंकि ये जो हरित क्रांति थी इसका प्रभाव पूरे देश में नहीं पड़ रहा था, खासकर अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी राज्यों जिसमें कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस हरित क्रांति का प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा था। और अन्य क्षेत्रों में बात करें तो इस तरह की कोई क्रांति लगभग ना के बराबर देखने को मिलती है, जिससे कि अन्य क्षेत्रों के जो किसान थे उनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे कि भारत में अगर जोतों का आकार देखते हैं तो इन राज्यों में जहां पर हरित क्रांति हुई थी उनकी तुलना में जोतों का आकार जो है काफी छोटा था, किसान जो थे मार्जिनलाइज्ड थे। इसके अलावा अत्याधुनिक सिंचाई से संबंधित कोई सुविधाएं नहीं थी और भी उन्नत किस्म के बीजों की समस्याएं देखने को मिलती थी। और आपको सभी को पता है कि भारत की जो कृषि है वो मानसून के ऊपर निर्भर करती है। तो वर्षा की जो कमी होती थी या वर्षा में जो भिन्नताएं देखने को मिलती थी, तो इसकी वजह से बहुत सारे क्षेत्रों में जो फसल का उत्पादन होता था वो उतना नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से किसान जो है आत्महत्या भी कर लेते थे। तो किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है,
और इसका क्या निदान हो सकता है, इन्हीं तमाम बातों पर सुझाव देने के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2004 में एक आयोग का भी गठन किया गया था। बात करेंगे इस आयोग के ऊपर, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पर संबंधित मुद्दों को भी देख लेते हैं। अब जब हरित क्रांति की वजह से फसल उत्पादन जो है वो ज्यादा बढ़ने लगा, तो किसानों के मन में लोभ भी आने लगा, यानी कि उनके मन में लालच भी आने लगा। इसीलिए वर्ष 1968 में इन्होंने किसानों से अपील की थी कि वे अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता को नुकसान न पहुंचाएं, और बाद में इन्होंने इसी को सदा हरित क्रांति कहना भी शुरू कर दिया था। अब यहां पर देखते हैं कि हरित क्रांति ने कैसे खाद्य सुरक्षा जैसे जो संबंधित मुद्दे हैं उसमें किस तरह से अपना योगदान किया। तो वर्ष 1966-67 से लेकर के वर्ष 1971-72 के दौरान अगर हम फसलों के उत्पादन को देखें, जब हरित क्रांति शुरू हुई है, तो वहां पर देखें तो भारत में गेहूं का जो उत्पादन था वर्ष 1966-67 में वो 1.1 करोड़ टन से बढ़ करके वर्ष 1971-72 में 2.3 करोड़ टन हो गया, यानी कि दोगुने से भी ज्यादा उत्पादन होने लगा। अब वही पहले 5 वर्षों की बात करें चावल के परिप्रेक्ष्य में, तो चावल का उत्पादन जो 3.3 करोड़ टन था, इससे बढ़ करके ये 30% इसमें वृद्धि देखने को मिली और 4.2 टन हो गया। यानी कि निसंदेह रूप से हरित क्रांति ने इन तमाम क्षेत्रों में खाद्यान्नों में काफी ज्यादा वृद्धि ला दी थी, जिससे कि वहां के किसानों को बहुत ज्यादा मुनाफा भी मिल रहा था और किसान काफी खुशहाल भी थे। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जो किसान की स्थिति थी वो ज्यों के त्यों बनी रही। लेकिन इस हरित क्रांति की वजह से जो भारत में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता थी वो निसंदेह रूप से काफी ज्यादा बेहतर हो गई। अब देश में हरित क्रांति तकनीक को अपनाए जाने के बाद से ही भारत को कभी भी खाद्य संबंधी जो समस्याएं आ रही थी उनका सामना नहीं करने को मिला। यहां तक कि 1966 के शुरुआती दौर के 50 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010 तक जो 112 करोड़ से अधिक आबादी हो गई थी, इस आबादी के लिए भी एक बहुत ज्यादा मात्रा में खाद्यान्नों की आवश्यकता थी अपने भूख को मिटाने के लिए। लेकिन हरित क्रांति के ही ये नतीजे थे जिन्होंने भारत को खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर कर दिया था, और भारत कहीं ना कहीं उन राष्ट्रों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो गया है जहां पर उसके नागरिकों के लिए जो खाद्यान्नों की उपलब्धता है वो पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हो सकी है। तो निसंदेह रूप से इसमें स्वामीनाथन जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, इसीलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं किसानों की जो विभिन्न समस्याएं हैं जिनमें किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, उस पर जो आयोग गठित किया गया था स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में, जिसे राष्ट्रीय किसान आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 18 नवंबर वर्ष 2004 में तत्कालीन सरकार के द्वारा किया गया था। तो इस आयोग ने अपनी सिफारिश दी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फसलों के लिए जारी किया जाता है, वह जो लागत है, जो फसल उत्पादन की जो लागत होती है उसका 50% से अधिक होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में गेहूं उत्पादन की जो लागत आती है, मान लीजिए 10,000 रुपए आती है, तो जो इसका एमएसपी सरकार के द्वारा किसानों को दिया जाएगा, इसका 50% कितना हो गया? 5,000। यानी कि 10,000 प्लस 5,000 15,000, जिससे कि जो किसान है वो अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके। तो किसानों को एक तरह से समर्थन देने के लिए इन्होंने सिफारिश की, और निसंदेह रूप से ये सिफारिश काफी महत्वपूर्ण थी। अब बात कर लेते हैं बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए भारत में ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि एक बार फिर से हरित क्रांति होनी चाहिए, यानी भारत में हरित क्रांति 2.0 की क्या आवश्यकता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आप सभी को बताया कि बढ़ती जनसंख्या और साथ ही साथ जो जलवायु में हाल फिलहाल में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासकर जो एल नीनो की स्थिति है जिसकी वजह से कई जगह पर सूखा आ जा रहा है, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट इवेंट्स
उनमें जो वेरिएशन देखा जा रहा है, तो कहीं कहीं पर बाढ़ आ जा रही है। उस बाढ़ के आ जाने के कारण कहीं कहीं पर जो फसलें, खड़ी फसलें हैं, वो पूरी की पूरी बर्बाद हो जा रही है। कहीं कहीं पर सूखा भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से फसलों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए अत्यधिक तापमान, वर्षा में वेरिएशन यानी वर्षा भिन्नताओं, पोषक तत्वों की कमी यानी कि जो हमारी मृदा है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से जो पैदावार है वो प्रभावित हुई है नकारात्मक रूप से। इसके अलावा जनसंख्या जो हमारी बढ़ती चली जा रही है, आज हम लगभग भारत की जनसंख्या की बात करें तो 143 करोड़ हो चुकी है। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए भारत में एक बार फिर से हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि आने वाले निकट भविष्य में जिस तरह से जलवायु दशाओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, निसंदेह रूप से जो खाद्य की उपलब्धता होगी उसकी मूल्यों में वृद्धि करते हुए आम जन के लिए ये काफी समस्या खड़ा कर सकती है। तो इसलिए संपूर्ण भारत में, न केवल उत्तर पश्चिमी राज्यों में ही बल्कि संपूर्ण भारत में एक बार फिर से हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो हरित क्रांति 2.0 के अंतर्गत बात करें तो किस तरह के बीजों का, किस तरह के फसलों को उत्पादन करने के लिए कैसे उर्वरकों का प्रयोग में लाना जाना आवश्यक है, उसके ऊपर बात करें तो इसके अंतर्गत ऐसी किस्मों के बारे में होनी चाहिए, यानी कि ये जो हरित क्रांति 2.0 लाई जाएगी उसमें उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि कम पानी की उपलब्धता में, कम पोषक तत्वों की उपलब्धता में ज्यादा पैदावार देने में सक्षम हो। साथ ही साथ ये कीटनाशक रोधी हो, खरपतवार रोधी हो, यानी कि इन फसलों में जो कीट हैं, जो खरपतवार हैं, उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी मौजूद हो, जिससे कि इनकी पैदावार में कोई भी अड़चन देखने को ना मिले, यानी कि पैदावार यानी कि जो फसल उत्पादन है वो प्रभावित ना हो। साथ ही साथ इसमें आजकल की जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं, जो तकनीक है, उनका भी इस्तेमाल किए जाने का जिक्र किया गया है, जिससे कि निसंदेह रूप से जो फसल उत्पादन है, फसल उत्पादन के साथ साथ जो फसल की पौष्टिकता है, यानी कि उसमें जो भी खनिज है, जो भी मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स की क्वांटिटी है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी देखने को ना मिले। तो कुल मिलाकर के हरित क्रांति की जो आवश्यकता है, न केवल फसल उत्पादन को बढ़ाना है बल्कि उसमें पोषक तत्वों के साथ कंप्रोमाइज ना करते हुए फसल उत्पादन को बढ़ाना है। तो ये रहा आज का पूरा हमारा जो ये हरित क्रांति और उससे संबंधित जो MS स्वामीनाथन थी, उनका क्या योगदान था, उनके ऊपर जो विभिन्न पहलू जो कि हमारे लिए परीक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। और सबसे अंत में इससे जुड़े एक सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं, और ये सवाल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको हल करने की कोशिश करिएगा। तो सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2004 को तत्कालीन सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग यानी NCF का गठन किया था। आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी और अपनी सिफारिशों में सुझाव दिया कि न्यूनतम वित्तीय मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP उत्पादन की औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, इन कूटों का प्रयोग करते हुए आपको अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देना ना भूलें, हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।